नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत साहब का स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्लास में, जो कि आपकी आगामी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से। पहली बार देश की किस निजी कंपनी द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A हाल ही में लॉन्च किया गया? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो टाटा कंपनी के द्वारा फर्स्ट टाइम जो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया गया है। अच्छा, इसकी बात करें यह उपग्रह कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A टाटा सन्स यानी टाटा सन्स की सहायक कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें TSAT-1A उपग्रह को 7 अप्रैल 2024 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, वहां से लॉन्च किया गया है। और इसको ले जाने के लिए स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट का प्रयोग किया गया है। स्पेस एक्स रॉकेट कुल 11 उपग्रह लेकर गया है। और ये जो स्पेस एक्स है, ये अमेरिकी अरबपति एलन मस्क की स्पेस एक कंपनी है, या एलन मस्क इस कंपनी के मालिक हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टाटा ग्रुप है। अगला क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो अगर हम बात करें दोस्तों, 16वें वित्त आयोग के रूप में जो मनोज पांडा जो हैं उनको नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें, भारत सरकार ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, ये अर्थशास्त्री हैं, इनको 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। मनोज पांडा निरंजन राजाध्यक्ष का स्थान लेंगे, जिन्होंने हाल ही में व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है। यानी इससे पहले निरंजन राजा अध्यक्ष थे 16वें वित्त आयोग के सदस्य, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तिगत कारण से इस्तीफा दे दिया है और 16वें वित्त आयोग के जो सदस्य के रूप में अर्थशास्त्री मनोज पांडा को नियुक्त किया गया है। अच्छा, 16वें वित्त आयोग का गठन की अगर बात करें, तो 16वां वित्त आयोग 31 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया था। यानी वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत कार्य करता है और राष्ट्रपति को हर 5 साल में या उसके पहले एक वित्त आयोग का गठन करना होगा। यानी हर 5 साल या उससे पहले जब चाहे राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अच्छा, इसकी बात करें, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधिसूचना के अनुसार मनोज पांडा 16वें वित्त आयोग के सदस्य तब तक बने रहेंगे जब तक आयोग रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, या फिर 31 अक्टूबर 2025 तक। यानी इनका एक कार्यकाल जो है लगभग 1 साल 1.5 साल का रहेगा। लेकिन अगर ये जो वित्त आयोग है पहले जो वित्त रिपोर्ट को प्रस्तुत कर देता है, तो इनका कार्यकाल वहीं से खत्म हो जाएगा, और अगर एक्सटेंशन मिलता है तो बढ़ जाएगा, या फिर 2025 तक 31 अक्टूबर 2025 तक जो भी पहले आएगा उन्हीं के बीच में ये इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुविधा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अगर हम बात करें दोस्तों सुविधा पोर्टल की, तो ये चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। सुविधा पोर्टल की बात करें तो www.suvidha.eci.gov.in इसकी ऑफिशियल साइट है। इस पोर्टल के माध्यम से जो राजनीतिक दल हैं या उम्मीदवार कभी भी कहीं से जो भी व्हीकल परमिशन, रैली परमिशन या स्टार प्रचारक परमिशन या जो ऑफिस परमिशन के लिए आवेदन पहले मैनुअल होते थे, वो मैनुअल ना करके ऑनलाइन इसी पोर्टल पे आवेदन करना है, और इसी पोर्टल से आपको जो सर्टिफिकेट है वो जारी करके दिया जाता है।
इसके अतिरिक्त सभी हितग्राहियों के लिए समावेशित और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए ऑफलाइन निवेदन के विकल्प उपलब्ध हैं। तो इस पोर्टल के अलावा आप ऑफलाइन भी आवेदन करेंगे, लेकिन वो पूरा जो प्रक्रिया है इसी पोर्टल के माध्यम से ही कंफर्म या कंप्लीट की जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो अगर हम बात करें दोस्तों, हरेंद्र सिंह जो कि पूर्व भारतीय हॉकी और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हैं, इन्हीं को हॉकी इंडिया ने वरिष्ठ राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया। एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक तक के लिए कोच नियुक्त किया गया। यानी ये 2028 तक भारत की जो या नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम है उसके कोच के रूप में इनका कार्यकाल है। अगर हम बात करें हरेंद्र सिंह, तो ये हॉलैंड के जेनेक शॉपमैन की जगह लेंगे। जेनेक शॉपमैन जो एक पूर्व डच हॉकी खिलाड़ी हैं, इन्हें पिछले महीना भारतीय टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने के विकल्प या विफल रहने के बाद राष्ट्रीय महिला कोच के पद से इस्तीफा दे दिया था। यानी जो ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम ओलंपिक के लिए गई थी वो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। इसी की वजह से जो पुराने कोच थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वर्तमान में हरेंद्र सिंह को नया कोच नियुक्त किया गया है और इनका कार्यकाल 2028 तक के लिए किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन तो कुछ इस तरीके से है, अप्रैल 2024 में चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। और नेशनल आइकन की बात करें तो राजकुमार राव नेशनल आइकन है, लेकिन अभी चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो आयुष्मान खुराना है। अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की, तो ये 19 अप्रैल से प्रारंभ होगा और 7 चरणों में कंप्लीट होगा। वोट की गिनती 4 जून को होगी। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आयुष्मान खुराना को आइकन नियुक्त किया गया है। आयुष्मान खुराना चुनाव आयोग का प्रचार प्रसार करेंगे, जिसका लक्ष्य चुनाव में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। यानी जो यूथ है उसके प्रति यूथों को जागरूक करना इलेक्शन से रिलेटेड, इसलिए चुनाव आयोग ने आयुष्मान खुराना को एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में स्थित सीटवे बंदरगाह के परिचालन का अधिकार हासिल किया है? तो अगर हम बात करें दोस्तों, सीटवे बंदरगाह ये म्यांमार में स्थित है। भारत ने ईरान के चाबहार यानी ईरान के चाबहार जो बंदरगाह है वो उसका भी भारत सरकार के द्वारा अंडरटेकिंग किया गया है। यानी उस पर भी नियंत्रण भारत सरकार के द्वारा है, उस पर भी कारोबार भारत सरकार का है। और इंटरनेशनल में दूसरा बंदरगाह जो है देश के बंदरगाह का परिचालन नियंत्रण हासिल किया है। इस बार म्यांमार के सिटवे बंदरगाह पर भारत ने अपनी उपस्थिति पक्की की। यानी भारत के द्वारा 2 इंटरनेशनल बंदरगाहों का भी अधिग्रहण किया गया है। यानी वहाँ पे कारोबार भारत सरकार का ही रहेगा। भारत सरकार ने अपने जो दूसरे विदेशी बंदरगाह के तहत म्यांमार के सिटवे बंदरगाह के परिचालन का अधिकार हासिल किया है। विदेश मंत्रालय ने म्यांमार के रखाइन प्रांत के कलादान नदी जो है इसी पर स्थित सिटवे बंदरगाह के परिचालन को संभालने के लिए एक जो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल यानी IPGL के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस प्रकार म्यांमार का सिटवे बंदरगाह ईरान के शहीद बेहिश्ती बंदरगाह चाबहार के बाद इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के नियंत्रण में आने वाला दूसरा अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल बंदरगाह है। यानी 2 बंदरगाहों का भी भारत सरकार की जो कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल है
वो अंडरटेकिंग की है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर म्यांमार। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, तो हाल ही में जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो अगर हम बात करें दोस्तों, जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार के लिए यूलिया नवलनाया जो है इनको चुना गया है। अब यूलिया नवलनाया को जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार के लिए चुना गया है, उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगर हम बात करें दिवंगत रूस के प्रमुख विपक्षी कार्यकर्ता एलेक्सी नावल्नी और उनकी पत्नी यूलिया नावलनाया को मीडिया का स्वतंत्रता के लिए इस साल एक प्रमुख जर्मन मंच से जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसे या किसने बनाया है? तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो जॉन टेनिस वुड यानी ब्रिटेन के रहने वाले 111 साल के व्यक्ति हैं जिनका नाम जॉन टेनिस वुड के नाम दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जीवित पुरुष होने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया। अभी हाल ही में एक जो जीवित पुरुष थे उनकी मृत्यु होने के बाद अब जो 111 साल के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं जॉन टेनिस वुड के नाम दुनिया के सबसे बुजुर्ग और जीवित व्यक्ति होने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया। जॉन टेनिस वुड को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष होने का सर्टिफिकेट दिया गया है। जॉन ने इतने लंबे समय तक जीवित रहने और सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होने का श्रेय किस्मत को दिया है। तो राइट आंसर जॉन टेनिस वुड है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस तरीके से, हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों, विराट कोहली। तो आईपीएल इतिहास यानी लगभग 2009 से जब आईपीएल स्टार्ट हुआ है उसके बाद एक ही प्लेयर जो कि विराट कोहली ने आईपीएल इतिहास में 8 शतक अभी तक लगाए हैं। उसके बाद इसके वजह से इनकी रैंकिंग फर्स्ट हो गई है और 2023 में दो लगातार शतक मारे थे और 2024 में 1 शतक लगा है। टोटल मिलाकर 8 शतक हो गया। और इसके अलावा क्रिस गेल जो है इन्होंने भी 6 शतकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।